नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में सत्र के प्रश्नकाल के दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया, जिस पर पीठ ने विधायक को आश्वासन दिया है कि विधायक का आरोप है कि हल्द्वानी में बड़ी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसकी 12 बैठकें हो चुकी हैं और 2 बार डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है। करीब 800 करोड़ की यह योजना में एक भी बार स्थानीय विधायक को बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विशेषाधिकार हनन का प्रश्न रखा। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इस संबंध में तारांकित प्रश्न में जवाब मांगा जाएगा। कोई भी कालखंड हो उसमें अवश्य पीठ से निर्देश, जब भी ऐसा विशेष अधिकार हनन का मसला उठता है, पीठ से निर्देश मिलते हैं। आज भी हमें पीठ से आश्वासन मिला है, क्योंकि हल्द्वानी में एक बड़ी कार्य योजना की तैयारी करी जा रही थी और जो नोडल एजेंसी ये UUSDA है, इसने 12 बैठकें करी, 2 DPR इन्होंने बना दी और जिसमें सीवरेज और पानी पेयजल की करीबन 800 करोड़ रुपए की DPR बन गई। और एक भी बैठक में सोचिए, प्रोटोकॉल कहता है स्थानीय विधायक को इन्होंने आमंत्रण तक नहीं भेजा। तो तभी उस दिन जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे, वो सारा प्रकरण आपके सामने, अन्य भी कुछ चीज़ें उस दिन ऐसी हो गई थी कि वहाँ मुझे अपना विरोधाभास प्रकट करना पड़ा। तो आज मेरे लिए भी और आदेश चौहान जी का जो मसला है वो और भी गंभीर है। उनको उधम सिंह नगर ज़िले की पुलिस फोर्स से और वहाँ से बड़ी परेशानी हो रही, तो उन्होंने भी जो उल्लेख करा, तो उसमें हमें पीठ से आश्वासन ही मिला और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आश्वासन मिला है कि भविष्य में, देखिए, कोई भी बैठक अगर होती है विधानसभा में, कहीं पे अध्यक्षता हमेशा विधायक की रहती है। ये पुराना नियम है, पुरानी प्रोटोकॉल है। तो पीठ से लगातार निर्देश आते हैं इस बारी, लेकिन माननीय अध्यक्षा जी का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने अवश्य कहा है कि निर्देश भी मिले और निर्देश के बाद। वहीं रुड़की में कई दिनों से अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। वहीं इस बार रुड़की में होगा अवैध अतिक्रमण मुक्त। दरअसल आपको बता दें कि रुड़की में कई दिनों से प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसके चलते बीटीगंज में भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया और रामनगर में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसी बीच अभियान के दौरान कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए और दोबारा अवैध अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी गई। शहर में ये कार्रवाई की जा रही है। हमने पहले स्टार्टिंग में इसमें सभी व्यापारियों के साथ मीटिंग करी थी, तो उसमें हमने यही कहा था कि जितना भी अतिक्रमण है हम शहर में हटाएंगे, ताकि जो हमारी रोड्स हैं, जो हमारी नालियां हैं, वो क्लियर हो, गंदी हो तो उसको साफ़ करा जा सके। तो इसी क्रम में आज भी हमने बीटीगंज में भी हटाई है और आज रामनगर मार्केट भी हम पूरा चेक कर रहे हैं। इसमें हम चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जहाँ भी अतिक्रमण है, लोगों को स्वयं हटाने के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं हटा रहे हैं तो हम JCB के थ्रू और जो उनका नगर निगम के थ्रू हटा भी रहे हैं। सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमें अतिक्रमण मिल रहा है, हम जो भी जेन्युइन अतिक्रमण मिल रहा है उसको हम हटा रहे हैं और आगे भी यही कार्रवाई चलती रहेगी। ये सारी जगह जहाँ जहाँ आपका नगर निगम एरिया है, उसके बाहर भी जहाँ जहाँ अतिक्रमण होगा, हम धीरे धीरे डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे और हर जगह हम अतिक्रमण हटाना। देखिए, उसमें भी हम ये कर रहे हैं कि अगले दिन जाके उनका हटा रहे हैं, चालान दोबारा कर रहे हैं। पर डे का चालान हमने सेट कर देंगे। इसमें पर डे 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी चालान होगा उसके हिसाब से भी करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई चलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ भी अतिक्रमण होगा, हम पूरा कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर संशोधन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि धर्मांतरण कानून को और भी सशक्त बनाने के लिए इसकी सजा 2 से बढ़ाकर 7 साल तक निर्धारित कर दी गई है। दरअसल उत्तराखंड चीन और नेपाल से सटा हुआ राज्य है, जिसके चलते प्रदेश में धर्मांतरण किए जाने के आसार बने रहते हैं, जिसको लेकर यह कानून और भी सशक्त बनाया गया है। और सशक्त बनाया गया है और उसमें जो है और भी उसमें सज़ा रखी है। तो हमने 2 साल से 7 साल रखी है और उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा सख्त कानून बनाया है, ताकि हमारे यहाँ धर्मांतरण ना हो। हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जब बॉर्डर लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है, यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं। तो इसमें रोकथाम के लिए हमने प्रयास किए हैं और हमारी यहाँ जनजाति रहती हैं और आपको पता है कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट भी चलता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बिल को लाया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सदन के सीढ़ियों पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी, मदन सिंह बिष्ट और भुवन कापड़ी ने बैनर और पोस्टर लेकर सीढ़ियों पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया।
ये संकल्प था सबका, परंतु बीजेपी ने जानबूझ करके गैरसैंण की अनदेखी करना चाहती है और गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाहती है, जानबूझ करके देहरादून में चलाना चाहती है। ये पहाड़ का अपमान है और पहाड़ के लोगों का अपमान है। एक सपना था लोगों का कि उत्तराखंड बनेगा तो राजधानी गैरसैंण के अंदर बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी 2 अक्षरों का शासनादेश जारी करने से ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी तब बनती है जब वहाँ पर सत्र चलाया जाए, जब वहाँ पर स्टाफ रखाया जाए, जब सेक्रेटरी वहाँ बैठे, जब विधानसभा के मंत्री और विधायक वहाँ पर बैठे, तब जाकर के पहाड़ के विकास का कार्यक्रम की हम बात कर सकते हैं। पहाड़ पे सड़कें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेरोजगारी है, पहाड़ पे मूलभूत समस्याओं की कमी है और सरकार देहरादून में लगातार सत्र चलाना चाहती है और ये वाहवाही लूटना चाहती है कि हमने ग्रीष्मकालीन सत्र कर दिया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और हर हाल में गैरसैंण में अस्थायी राजधानी होनी चाहिए और पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। और हम ये भी चाहते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसका तत्काल गैरसैंण। 10 साल पुराने टेम्पुओं पर रोक लगाने के विरोध में रुड़की टेम्पो चालकों ने घंटों तक अपनी सेवाओं को बंद करते हुए धरना दिया और सरकार से गुहार लगाई कि जो कानून सरकार द्वारा बनाया गया है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार के इस निर्णय से बहुत से टेम्पो चालकों की रोजी रोटी को संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष पप्पू ने बताया कि अगर सरकार ने सभी 3 व्हीलर मालिकों को राहत नहीं दी तो आगे सभी लोग बड़ी हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि रोडवे से 10 साल पुराने विक्रम जो हैं वो हटाने का प्लान बनाया है और इन्होंने देहरादून के अंदर एसटीए की मीटिंग करके ये आदेश पारित कर दिया है कि 10 साल पुराने वाहन रोड पर नहीं चलेंगे। तो आज जो दिनांक 29/11 को हमारे जो भाई बंद है पूरे उत्तराखंड के अंदर एक पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक एक आंदोलन किया गया है कि अगर राज्य सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो इसके लिए हमें कल को भूख हड़ताल पे भी अगर बैठना पड़े तो हम अपने बच्चों के समेत भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दूसरी बात यह है कि एक जो फिटनेस का मामला था वो 4 आरटीओ ऑफिस मिला के एक करके डोईवाला के अंदर फिटनेस सेंटर खोल दिया गया, जबकि यहाँ पर फिटनेस होती थी 1700 रुपये में और वहाँ पे लग रहे हैं 7-7.5 हज़ार रुपये। तो गाड़ी वाले इतने सक्षम नहीं है, क्योंकि हर परिवहन विभाग ऑफिस के अंदर एक आरआई होता है जो कि गाड़ियों की फिटनेस करता है। लेकिन ये सरकार की जो मनमर्जी है, ये 2012 में भाजपा ने ही दिए थे परमिट बेरोजगारों को और आज उसी भाजपा ने लोगों के मुंह से रोजगार छीनने का काम कर लिया है। आज ये गाड़ी वाले इस कगार में खड़े हैं कि अगर इनका संचालन नहीं होता है या विक्रम किसी कारणवश ये बंद करते हैं तो कम से कम रुड़की क्षेत्र के अंदर, रुड़की तहसील के अंदर जो 740 विक्रम है, ये सोच लो कि 35 से 40 हज़ार आदमी सड़क पे आ जाएगा। क्या होगा? उससे क्राइम बढ़ेगा। तो इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इनका 5 साल बढ़ाया जाए और जो आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से सेटिंग कर रखी है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है आज 4 लाख, 8 लाख, 9 लाख ये 3 रेट दिए हैं उसने गाड़ी के सीएनजी के, जबकि हमारे यहाँ पर्याप्त सीएनजी नहीं है। परिवहन विभाग में जब परिवहन मंत्री चंदन राम जी से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अभी मेरे पास पर्याप्त गैस नहीं है, तो इसलिए हम इस पर विचार करेंगे। तो आज जो ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक हुआ है, इसमें सब भाइयों का सहयोग रहा है और आगे यही विनती करते हैं कि सरकार इस पे अमल करेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ऊधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में पंडित राम सुमेर शुक्ला 107वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पूर्व उन्होंने रुद्रपुर के डीडी चौक पर स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले पुल के निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। करीब 28 करोड़ से बनने वाले 540 मीटर लंबे इस पुल का 65% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस पुल के निर्माण को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निवासियों की मांग और जरूरत को देखते हुए लंबे समय तक कवायद होती रही है, जिसके चलते आखिरकार पिछले साल इस पुल के निर्माण को दोनों प्रदेशों की सरकारों ने हरी झंडी दी और जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। वहीं पुल निर्माण को लेकर
साइट इंचार्ज और एसोसिएट इंजीनियर सुहेल अंसारी का कहना है कि पुल निर्माण का लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है और वहीं अगले वर्ष यानी मई 2023 तक पुल निर्माण के साथ ही अप्रोच रोड का भी काम पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण चल रहा है, ऐसे में कितनी इसकी लागत है और क्या कुछ आगे रहने वाला है, कुछ बताएंगे इसका बारे में? ये जो ब्रिज बन रहा है ये उत्तराखंड से हिमाचल को जोड़ने के लिए बन रहा है और इसकी लागत लगभग 28 करोड़ रुपए है और ये हमारा 540 मीटर का हमारा ब्रिज है और ये मार्च या अप्रैल तक हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा काफ़ी काम इसमें हो भी चुका है। हमारा 65 to 70% हमारा काम हो चुका है अभी, बाकी जितना भी काम होगा जल्द से जल्द करना। तो लगभग कितनी दूरी कम पड़ जाएगी पुल को लेके, जो अगर हम बात करें पौंटा साहिब की? पौंटा साहिब यहाँ से हमें 7 से 8 किलोमीटर पड़ेगा और हमारा इधर ये खोदरी वगैरह खोदरी है जो ये खोदरी भी हमारा इतना ही पड़ेगा लगभग, काफ़ी टाइम बचेगा हमारा। और हम जो पौंटा के ब्रिज थे, उत्तराखंड के देहरादून में वाहनों की फिटनेस अनिवार्य करने और 10 साल पुराने डीजल चालित ऑटो विक्रम को बाहर करने के विरोध में आज मंगलवार को प्रदेश भर में चक्का जाम हुआ, जिसके बाद देहरादून के विक्रम ऑटो और सिटी बसों ने चक्का जाम किया। इसके साथ ही विधानसभा कूच करने सभी वाहन स्वामी पहुंचे। आपको बता दें कि दरअसल परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू कर दिए हैं और इसी बीच वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी है। इसका ऑटो, सिटी बस और विक्रम संचालक विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में आरटीए की एक बैठक हुई थी, इसमें 2023 तक 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रम को बाहर करने का निर्णय भी लिया गया है। सब आम आदमी की लड़ाई, और जहां तक आप 10 साल की बात करो, ये 10 साल वाला मामला नहीं है। अब इन्होंने सीधा मार्च 2023 में कह दिया कि सारी गाड़ियां जो भी चाहे ऑटो चाहे विक्रम हो उसको समाप्त किया जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये 10 साल वाला मामला नहीं है, ये लोगों की अब रोजी रोटी का जुड़ा मामला है। क्योंकि जिस आदमी ने 2015 में 17 या 18 19 में जब भी लोन लेके अगर गाड़ियाँ ले रखी है और वो अपने बच्चे पाल रहा है, तो अगर उसे मार्च 2023 में अगर उसकी गाड़ी समाप्त हो जाएगी तो पैसे कहाँ से, पहले तो बैंक के ही नहीं कहाँ से चुका पाएगा। तो हमारा विरोध ये है कि जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का 2017 का एक आदेश है कि डबल बेंच का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ना तो आरटीए ना ही एसटीए कोई आयु सीमा निर्धारित कर सकता है। जब हाई कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जो सीमा निर्धारित नहीं कर सकता किसी भी वाहन की, तो इन्होंने जो है ऑटो और विक्रम की सीमा क्यों निर्धारित करके उसे समाप्त करने की कोशिश की गई है, उसके हमें विरोध है। दूसरा, आपने देखा होगा इनके द्वारा एक और लाइन जोड़ी गई थी उस दिन 1/11/2022 की बैठक में कि अन्य सभी वाहन जो हैं वो भी जो है दिसंबर 2023 में समाप्त किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब सभी लोगों का विरोध हुआ उसमें, तो इन्होंने उसको कहा है कि भाई ये हमारी जो है किसी ने जो है भ्रामक प्रचार किया है। लेकिन हमारे पास वो आदेश है जिसमें इन्होंने एक तालिबानी आदेश सबके लिए दिया था, प्रदेश के लिए। हमारा कहने का है कि आज इन छोटे आदमियों पर जो है मार पड़ रही है, कल ये सबकी बारी है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को इकट्ठा हुए हैं और ये कहा गया है हमारे से कि भाई इनका शोषण ना किया जाए। और दूसरा एक मैं आपको बता दूं कि जो फिटनेस सेंटर की मांग कर रहे हैं, आप ये खुद देखो कि डोईवाला में फिटनेस सेंटर खोला गया, जबकि सबसे पहली आपत्ति मैंने डाली थी, उसमें मैंने ई रिक्शा का भी जिक्र किया था, सभी सार्वजनिक यानों का जिक्र किया था। हमारा सेंटर खोलने में विरोध नहीं है क्योंकि वो केंद्र सरकार की पॉलिसी में है, लेकिन हमारा स्पष्ट आदेश है कि जब तक देहरादून में कोई सेंटर ना खुल जाए, जब तक वहाँ जाने की बाध्यता ना हो और केंद्र सरकार का जो आदेश हो रखा है नोटिफिकेशन, उसको लागू किया जाए। हरिद्वार नजीबाबाद पहुंचने पर जंगल से निकलकर एक हाथी जा पहुंचा। आपको बता दें कि हाथी के हाईवे पर पहुंचने से लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए तो हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। बाद में हाथी हाईवे पर चलने लगा और लोग भी हाथी के पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हाथी जंगल की तरफ चला गया। उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। गनीमत याद है कि हाथी ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। टनकपुर में पिथौरागढ़ चुंगी मार्ग न्यू डबल स्टोरी पार्किंग के पास पाखड़ के पेड़ के नीचे एक अज्ञात अधेड़ का शव मिला है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार अधेड़ व्यक्ति की आयु लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है।
टनकपुर में पिथौरागढ़ चुंगी मार्ग न्यू डबल स्टोरी पार्किंग के पास पाखड़ के पेड़ के नीचे एक अज्ञात अधेड़ का शव मिला है। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार अधेड़ व्यक्ति की आयु लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ARMY न्यूज। नमस्कार।